नहीं, सुनने जरा, पहली बात सुनने जरा। पहली बात ये है कि आपका जो डॉलर है आज होना चाहिए 180 रुपए का। अच्छा, 180 रुपए की जगह पे ये है 211 रुपए का। हाँ जी, 211 रुपए का जो डॉलर है, जब आपके पास लिक्विडिटी नहीं होती और आपकी मार्केट में पंजाबी में रेड लग गई, तो इस नए वेरिएंट के आने की वजह से पूरी दुनिया में केसेस बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान में भी रिसेंटली इस वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और दूसरी बड़ी वजह आपने बताई कि हम कोरोना को भूल चुके थे, कि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में कोरोना है नहीं, ना कोई SOPs है, ना कोई लोग फॉलो कर रहे हैं। 10 दिन 12 दिन हो गए हैं, ये गढ़े जू हैं। ये 12 दिन हो गए भाई, ये बंद नहीं कर रहे हैं। ये पैप डाल दिया, 5 पैप डालने के बावजूद भी इन्होंने बंद नहीं किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाजरीन, महंगाई के खिलाफ कप्तान की कॉल पर मुल्क भर से निकलने वाले अवामी समंदर ने एक बार फिर हुकूमती सफ़ों में खलबली बर्पा कर दी है। बढ़ती हुई महंगाई और हुकूमत की नाअहली मुखालिफ इक़दामात को देखते हुए कुछ ऐसा लग रहा है कि आवाम का पैमाना सब्र, लबरेज और लावा किसी भी वक्त फटने वाला है। जबकि इमरान खान ने भी कारकुनान को लॉन्ग मार्च के लिए अब तैयार रहने की हिदायत कर दी है और ये कहा है कि तैयारी कर लें, मैं 10 जुलाई से पहले की कॉल दे सकता हूँ। इस वक्त नाज़रीन, मुल्क भर में हर शख्स की जुबान पर बस एक ही दुआई है, महंगाई, महंगाई और महंगाई। डॉलर की ऊंची उड़ान ने आवाम के होश उड़ा के रख दिए हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार आज डॉलर की कीमत है वो 213 रुपए तक है। जबकि रोज़ बरोज़ जो बिजली की बढ़ती हुई कीमतें हैं वो भी आवाम को महंगे तरीन झटके दे रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत समेत दीगर अशिया महंगी से महंगी तरीन होती चली जा रही हैं। जबकि रूस और यूक्रेन जंग का भी महंगाई की सूरत में पाकिस्तान को शदीद नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान यूक्रेन से खाद, गंदम और दीगर ग़िज़ाई अजनास खरीद रहा था और जंग की वजह से मजीद फूड सिक्योरिटी अब चैलेंज बन गई है। जहां नाज़रीन महंगाई का तूफान तेजी से सर उठा रहा है, वहीं एक और तूफान है जो शहर कायद के दर पर दस्तक देने को तैयार है। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में सिंध की तरह तेज़ बारिशों की पेशगोई कर दी है। लेकिन अगर सिंध सरकार के इंतजामात की हम बात करें तो वही टूटी फूटी सड़कें हैं, जगह जगह उबलते हुए गटर हैं, कचरे के ढेर हैं और बरसाती नाले हैं। हमेशा की तरह भी इस बार भी सोई हुई सिंध सरकार की बेहिसी और लापरवाही की रुदार सुना रही है। मुल्क का मुआशी हब एक बार फिर बरसात के पानी में डूबने का मुंतज़िर है, जबकि कराची के नौजवान बरसात के नाम से ही खौफ का शिकार हो जाते हैं। क्या एक बार फिर बराने रहमत कराची पर जहमत बनकर बरसेगा? दूसरी जाने पाकिस्तान में हम कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। अगर हम 24 घंटों की सूरत हाल देखें तो कोरोना की जो शरह है वो 1.53% रिकॉर्ड की गई है। क्या हुकूमत एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ जाएगी? हुकूमत सिंध की हो या फिर वफाक की, आवाम की मफाद की बात करेगा कौन? अगले इलेक्शन को फतह करने के जश्न में लगी हुई इत्तेहादी सरकार मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए क्या इक़दाम करेगी? अरबों के कर्जों में जकड़े हुए मुल्क के वजीर आजम क्या 2000 रुपए से आगे का कुछ सोचेंगे? क्या आने वाले वक्त में मुल्क के मुआशी मसाइल भी कपड़े बेचकर हल किए जाएंगे? सवालात आज के प्रोग्राम में मैं उठाऊंगी और ज़ाहिर सबसे बड़ा मसला है वो मुल्क का महंगाई है। और जो महंगाई है उससे निपटने का हल क्या है? लगता है ये हुकूमत जो आई है इसके पास भी कोई हल नहीं है। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कोविड के ज़माने में जिस तरह से मसाइल से निकाला गया मुल्क को, जिस तरह इंडस्ट्रीज़ को ऊपर उठाया गया, जिस तरह आवाम को रिलीफ दिया गया, तो वो बेहतरीन था, उसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त जब इमरान खान को हुकूमत मिली थी और उसके बाद से लेकर जब तक कि उनकी हुकूमत रही, सूरत हाल काबू में रही। लेकिन जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई है, ऐसा लग रहा है महंगाई का एक नया तूफ़ान आ गया है जो कि बढ़ता ही चला जा रहा है और आवाम इस तूफ़ान में धंसते ही चले जा रहे हैं। लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर आपने महंगाई का रोना ही रोना था तो आप अपोजिशन में बैठ के ही रोना रोते रहते, रहने देते इमरान खान को, और अगर उन्होंने ही महंगाई करनी थी तो अपने हाथ से करते रहते। लेकिन अगर आपने आकर भी यही बताना था कि ये जो महंगाई आज हम कर रहे हैं ये इमरान खान के किए गए फैसलों की बदौलत है, ये हुकूमत जो पहले थी तहरीक इंसाफ की उसकी बदौलत है, तो ये तो आप अपोजिशन में बैठकर ही बता सकते थे। आपके पास अगर कोई हिकमत अमली नहीं थी, मईशत के कोई प्लान्स नहीं थे, आपकी 30 साल हुकूमत का तजुर्बा नहीं था, तो फिर आपको हुकूमत में आने की क्या ज़रूरत थी? आज अगर हम बात करें नाजरीन तो अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती ही चली जा रही हैं और ये भी खदशा है कि ये कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी।
और जो वजीर तवानाई हैं वो जो है वो अनोखे बयानात दे रहे हैं और वो ये कहते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब कि हमें मजबूर किया गया कि हम 1.5 साल की हुकूमत करें। तो उन्होंने क्या कहा आपको भी दिखाते हैं। अब ये खबर दे रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, ये कह रहे हैं कि ये पूरी खबर थी, यही हकीकत थी कि हमें ये डिसक्वालीफाई करवा देते और हमें जो हुकूमत मिली है वो भी हमें मजबूर किया गया है कि 1.5 साल तक हुकूमत करें। यानी कि आप हुकूमत करना नहीं चाहते थे 1.5 साल तक, लेकिन आपको मजबूर किया गया कि 1.5 साल की हुक्मरानी आप करें ही करें। तो अगर वज़ीर ये कह रहे हैं तो फिर आगे मसाइल का हल कैसे होगा? जब आप ये सोच कर आए थे कि बस हमें अपने मामलात ठीक करने हैं, हमें नैब में तरमीम करनी है, हमें नैब के इदारे को गैर फ़ाल करना है, हमें इंतखाबी इस्लाहात करनी है और असल हमारा मकसद सिर्फ यही है और आगे हमें इस आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं करना। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वैसे ही बढ़ती रहेंगी, बिजली का टैरिफ वैसे ही बढ़ता रहेगा, गैस वैसे ही महंगी होती रहेगी, अशिया खुर्दनोश की कीमतें वैसे ही बढ़ती रहेंगी और इसका सारा मलबा हम पिछली हुकूमतों पर डालते रहेंगे और ये करते करते हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। ये अवाम आपसे पूछेगी और सवाल भी करेगी और ये सवाल अपने वोट की सूरत में आपसे करेगी। ये आपसे पूछेगी कि आखिर अगर आप आए थे और आपके पास कोई प्लान नहीं था तो फिर आप ये कर क्या रहे हैं, और अगर आपके पास आगे भी कोई प्लान नहीं है तो फिर इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं इस मुल्क में। हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं शौकत पराचा साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। शौकत साहब, इमरान खान साहब आते हैं, खिताब भी करते हैं, वो बताते भी हैं कि जी ये साजिश हुई, देख लें आप, ये तो मान लिया है। खुर्रम दस्तगीर साहब का मैंने आपको भी शॉर्ट सुनवाया, वो खुद ही इमरान खान ये कह रहे हैं कि उन्होंने मान लिया है कि जी ये हुआ है, हमें मजबूर किया गया कि 1.5 साल की हुक्मरानी हम करें। ये मजबूर कौन कर रहा है? और फिर अगर यही सारे मामलात ऐसे चलने हैं तो आखिर ये जिद किसकी है कि इस मुल्क में इलेक्शंस नहीं हो सकते? देखें, जिद हो या ना हो, लेकिन इलेक्शन जो सूरत हाल है उसमें तो आप वाकई नहीं हो सकते। इलेक्शन कैसे होंगे? आपके एक कराची में इलेक्शन हुआ, कितना तशद्दुद हो गया, फिर पंजाब में अभी ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, आपके सामने परसों रात क्या हुआ। हाँ। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी, पूरा मुल्क उस वक्त कह रहा था कि जी इनसे हुकूमत नहीं चल रही, ये नालायक हैं, ये नाअहल हैं, व्हाट्सएवर जो भी जिसके दिल में बात आई वो करते रहे। अब इस वजह से ये लोग आ गए इधर और बड़े गैर मकबूल फैसले किए। मसलन अगर इस हुकूमत से फैसले करवा के, इंतहाई गैर मकबूल फैसले करवा के, यानी 60 रुपए पेट्रोल एक हफ्ते में बढ़ाया, उसके बाद फिर बढ़ा दिया, तो इनके कंधे पे ये सारा वजन डाल के अब इनसे कहा जाए कि आप फौरन इलेक्शन में चले जाएं, तो ये तो एक पॉलिटिकल सुइसाइड होगी कि आपने हर चीज़ महंगी कर दी और आप फिर लोगों से तवक्को कर रहे हैं कि जाकर उनको वो लोग आपको वोट दें। तो मुश्किल फैसले जो किए हैं वो ज़ाहिर है किसी न किसी कमिटमेंट पे किए होंगे ना। मुश्किल फैसले इसलिए किए, या तो ये मुल्क के मफाद में नहीं थे, फिर कहा जाए मुल्क के हवाले से तो फैसले करना थे। सम एग्रीमेंट जो इमरान खान ने किया था, उस एग्रीमेंट के तहत आपको सब्सिडी खत्म करना थी। इमरान खान को मालूम था जाते जाते कि हमारी चूंकि हुकूमत जा रही है, तो उन्होंने कहा कि उल्टा हम 10 रुपए लीटर कम करते हैं। वो 10 रुपए लीटर जो कम किए, वो किधर से पैसा आना था? पैसा तो नहीं था मुल्क में। अभी तो वादे ही थे ना कि जी रूस 30% कम रेट पे पेट्रोल भी दे देगा, गंदम भी दे देगा। आज भी अगर आपका रूस के साथ मुआहदा हो जाए तो गंदम कहाँ से आएगी? रास्ता ही नहीं है, क्योंकि जो शिपमेंट आनी है तुर्की से आगे जो है वो तो माइंस लगी हुई हैं। खुद रूस भी मानता है कि वहाँ माइंस लगी हुई हैं, शिपिंग के रूट्स ही वो बंद हैं। तो इसलिए वो एक अजम्पशन थी या वादा फर्दा था। लेकिन जो आज की सूरत हाल थी वो यही थी कि आपने सब्सिडी खत्म करनी है, या तो आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग होती कि आप आइए। लेकिन पराचा साहब देखिए, बोलने का मौका तो दिया गया ना। अगर इमरान खान हुकूमत में होते तो ज़ाहिर उनसे ही पूछा जाता, सवालात भी उनसे ही होते। अब ये सारी बातें जो आज वो कर रहे हैं, उनको ये बोलने का मौका दिया गया क्योंकि उनकी गवर्नमेंट चेंज की गई और आज जो सूरत हाल है वो भी सबके सामने। नहीं, मौका तो देखे ना, या तो उसी वक्त गवर्नमेंट जा रही हो। मसलन मेरे ही प्रोग्राम में शेख रशीद अहमद जो कि इमरान खान के बड़े करीबी हैं, मैंने इंटरव्यू किया 2 हफ्ते पहले। उन्होंने खुद कहा कि हमें 5-6 महीने से इंटेलिजेंस ब्यूरो बता रही थी कि आपकी हुकूमत जा रही है। ये उनके वर्ड्स हैं, मैं अपनी तरफ से कोई सोर्सेज से ये खबर नहीं दे रहा। मैं रिपीट करता हूँ, उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो हमें बता रही थी कि आपकी हुकूमत जा रही है। जब आपकी हुकूमत जा रही थी फिर तो आप कोई भी फैसला कर लें,
पॉपुलर फैसला तो हो जाएगा लेकिन मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये हुकूमत आई, इन्होंने अनपॉपुलर फैसले किए विद द असम्पशन कि अब हम मुल्क को स्टेबल करेंगे। खुदा करे मुल्क स्टेबल हो, जैसे फटफ वाला मामला अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया। आज मिफ्ता इस्माइल थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि एक आध दिन में IMF के साथ प्रोग्राम रिवाइव हो जाएगा। IMF का जो प्रोग्राम है वो एक बॉटम लाइन होती है, वो एक तरह की सर्टिफिकेशन होती है। दुनिया पूरी डिपेंड करती है, जब आपकी इकोनॉमी को सर्टिफिकेट मिल जाए तो दुनिया फिर आपके साथ तामन करती है, दुनिया आगे बढ़ती है। अब तो यही एक उम्मीद रह गई है कि IMF के साथ ये मामला हल हो एक आध दिन में, जैसे वज़ीर खजाना कह रहे हैं, और उसके बाद अच्छा देखें IMF से ऐसे नहीं मिलेगी किस्त। IMF की शराइत थी कड़ी जिस पे ये अमल दरामद हुआ, मजीद भी होगा। अभी IMF ने कोई क्लियर नहीं किया है कि जी हाँ ठीक है आपने हमारी सारी शराइत पे अमल कर लिया। बजट भी आया, वो भी उनके ही मुताबिक बनाया गया। नहीं, जो लास्ट टॉक्स हुई ना IMF के साथ, और उनका IMF का जो एलामिया आया था, उस एलामिये में बड़ा क्लियर लिखा था कि आप पहले घर जाएं, आप सारी सब्सिडीज खत्म करें। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, आपके साथ मैं यही कह रही हूँ, प्रोग्राम बहाल करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सारी सब्सिडीज खत्म हो गई ना। अब पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुंच गया, डीजल कहाँ से कहाँ पहुंच गया, बिजली कहाँ से कहाँ पहुंच गई, LPG कहाँ से कहाँ पहुंच गई, गैस के रेट्स कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अब तो कोई सब्सिडी नहीं है। पर अच्छा साहब, लेकिन इसको ठीक करना भी तो होगा ना। IMF से अभी किस्त मिल भी जाएगी, तो अब ये जो दावे थे इस हुकूमत के कि जी हम करेंगे ठीक आके, हमें तजुर्बा ज़्यादा है, हमें पता है कैसे हुकूमतें चलाई जाती हैं, कैसे मईशत को चलाया जाता है, तो ये भी तो उनको करना होगा ना। जी डेफिनेटली, इसके अलावा कोई एस्केप नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब तो सिर्फ किसी हुकूमत या सियासी जमात की सर्वाइवल का मसला नहीं है, अब तो ये मुल्क एट स्टेक है कि अगर आप नहीं संभालते, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, तो खुदा ना खास्ता वो जो श्रीलंका वाली एग्जांपल है, अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई सूरत हाल आए, लेकिन इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं जाती तौर पे नहीं समझता कि श्रीलंका वाला मामला होगा, क्योंकि देखे ना फटफ से आपका ग्रे लिस्ट से निकल आना, ये भी जो जितनी रिस्ट्रिक्शन थी आपकी इकोनॉमी पे दबाव था, जाहिर है अक्टूबर में जरा ये क्लैरिटी भी हो जाएगी इस पर ना प्राचा साहब के। अक्टूबर में फिजिकली मुआयना करना है, सारा देखना है। हमें ज्वाइन करें जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा, उनसे ही बात करते हैं। चीमा साहब, अब जाहिर है आप लोगों का भी यही कहना है कि जो सूरत हाल है ये मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल लिया है, क्योंकि जो सब्सिडीज सारी आप लोगों ने दी थी ये गलत किया था। महंगाई फिलहाल है लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। फिर एहतजाज की बातें भी आप लोग कर रहे हैं, तो ये एहतजाज किस पर होगा? ये आई है गवर्नमेंट आपकी चेंज की है इस पर या महंगाई पर? देखें, अगर इनमें अकल होती तो जो उन्होंने दावे किए थे वो पूरे कर लेते। अगर वो कॉम्पिटेंट होते तो जो कुछ उन्होंने कहा था वो जरूर पूरा कर चुके होते। उनसे नहीं पूरा हुआ तो इसका मतलब है कि दे आर नॉट एनफ कॉम्पिटेंट, ठीक है, या वो झूठ बोलते हैं या उनमें आप कह लें वो कॉम्पिटेंसी नहीं है। देखें, सिर्फ 2-3 फिगरें जोड़ने तो आपको समझ लग जाती है। डिफॉल्ट आपने पाकिस्तानियों को नहीं करना, डिफॉल्ट आपने करना है इंटरनेशनली, ठीक है। डिफॉल्ट आपने डॉलर में करना है, डिफॉल्ट आपने रुपये में नहीं करना, रुपये तो आप छाप लेंगे, ठीक है। सो डॉलर का हम हिसाब लगा लेते हैं कि हमारी $300 मिलियन की एक्सपोर्ट कम हुई है एक महीने में, हमारी $800 मिलियन की फॉरेन रेमिटेंस कम हुई है, ये दोनों बन गई $1100 मिलियन। फिर ये है कि इस हमारे साथ आप कह लेंगे 5% हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो गई। अच्छा, ये तीनों का इम्पैक्ट निकालें तो ये बनता है $1200 मिलियन। $1200 मिलियन का मतलब ये है कि सालाना ये बनता है कोई $13-14 अरब, ठीक है। अब हम जब थे तो हमारी जो फिगर थी उसके हिसाब से हम लॉस कर रहे थे, या करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारा था वो था कुछ $650 मिलियन, मार्च था $500 मिलियन। अब $500 मिलियन का मतलब 12 महीनों में चला गया $6 अरब। $6 अरब आप मैनेज कर सकते हैं वो, और हमारे पास रिजर्व भी $22-23 अरब के थे, तो 8 महीने के लिए आपके पास आप मैनेज कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। अब ये है कि अब मुल्क टेक्निकल लग गया कि 3 महीने से कम इंपोर्ट को ये जो लॉस हो रहा है उसके हिसाब से 3 महीने की इंपोर्ट को ये स्पॉन्सर नहीं कर सकते। और इस वक्त ये $13-14 अरब का मैं एडिशनल लॉस बता रहा हूँ, ये $13-14 अरब का एडिशनल लॉस अगर ना भी हो 10 अरब का भी हो जाए तो 10 अरब का सारे दोस्त ममालिक जो हैं, IMF क्या, वर्ल्ड बैंक क्या, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सऊदी अरेबिया, चाइना, कतर वगैरह, जो इन्होंने सोचा है
जो कुछ इन्होंने सोचा है वो सारा कुछ भी पूरा हो जाए तो ये पैसे उसको कंपनसेट नहीं करते। सो बेसिक की बात है कि आप से अपनी कमाई से चीजें पूरी करनी है, ना कि बाहर से जो पैसे लेने हैं वो आपने ब्रीदिंग स्पेस के तौर पर लेने हैं या फॉर द टाइम बीइंग लेने हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो पैसे आएंगे भी वो अपने ही लोगों में बटेंगे। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जो IPPs की बात बार बार की जा रही है कि उनको अदायगियां करनी है, इसीलिए अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि जो आप देखें, आप एक इंपोर्ट कर रहे हैं और एक आप एक्सपोर्ट, आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको आपने स्पॉन्सर करना है 3 चीजों से। एक आपने एक्सपोर्ट से करना है, दूसरा आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और तीसरी आपकी फॉरेन रेमिटेंस। तीनों मिला के जो लॉस है वो पूरा नहीं होता अगर 12 अरब डॉलर बाहर से आ भी जाए तो। सही है। लिहाजा ये मुल्क जो है ये डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। इट विल बी एनीवेयर बिटवीन। अच्छा, ये तो 2 महीने की हुकूमत है ना, ये अचानक डिफॉल्ट पे कैसे लेकर चले गए? पहले तो सब्सिडीज आपने दी, आप लोगों ने रिलीफ दिया जाते जाते। क्या आपको पता था कि आप लोग जाने वाले हैं इसलिए आप लोगों ने रिलीफ दिया आवाम को? और ये कहते हैं IMF के मुआहदे के बरखिलाफ दिया आपने रिलीफ। नहीं, सुनने जरा, पहली बात सुनने जरा। पहली बात यह है कि आपका जो डॉलर है आज होना चाहिए 180 रुपए का। अच्छा, 180 रुपए की जगह पे ये है 211 रुपए का। हाँ जी, 211 रुपए का जो डॉलर है, जब आपके पास लिक्विडिटी नहीं होती और आपकी मार्केट में पंजाबी में रेड लग गई, ठीक है, आपकी परसेप्शन नहीं है तो आपकी मार्केट में रेड लग गई, आपकी निगोशिएशन पावर वीक हो गई, आपकी रेटिंग जो है वो नेगेटिव हो गई, आपकी वापडा की रेटिंग नेगेटिव होगी, आपके मूडीज में रेटिंग नेगेटिव होगी। तो आपको कोई बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, कोई बंदा आपको कर्जा नहीं दे रहा, कोई बंदा आपको LC नहीं देना चाहता। लिहाजा आपकी सारी चीजें खराब होना शुरू हो गई, आपको प्राइसेस ठीक नहीं मिल रही, आपको इंटरेस्ट रेट ठीक नहीं मिल रहा। सो बेसिक बात है कि जब आपने इशू जो बना, इशू शुरू हुआ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इशू शुरू हुआ कि आपने अचानक आपको खारिश शुरू हो गई, आप बोर हो गए, आपका दिल कर आया, आपका सीना बड़ा चौड़ा था, आपने कहा कि मैंने इस हुकूमत को बदलना है। अच्छा, दूसरों ने अपनी केसेस खत्म करने थे, चोरी करनी थी, पैसे बनाने थे, उनका दिल किया कि हम हुकूमत में आ जाएं। चीमा साहब, ये मुख्तलिफ बात है ना। जो सवाल मेरा था सर वो ये था कि सब्सिडी तो आपने दी थी ना, वो ये कह रहे हैं IMF से मुआहिदा ही नहीं था, IMF ने ही कहा है कि सब्सिडीज हटाइए तब आपको किस्त मिलेगी। अगर आप भी होते बिलफर्ज हुकूमत में तो आपको तो IMF की बात माननी ही पड़ती ना। मैं डिफरेंट बात कर रहा हूँ, आप डिफरेंट कर रहे हैं। देखें सर, सवाल तो मेरा डिफरेंट ही है ना। साहिर में सुन लेना। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपकी इनकम है तो आप सब्सिडी दे सकते हैं, अगर आपकी इनकम नहीं तो आप सब्सिडी नहीं दे सकते। अमीर आदमी अपने बच्चों को ज्यादा पैसे दे सकता है, गरीब आदमी कम देता है। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कमा ही ज्यादा रहे थे। अच्छा, हम कमा ही ज्यादा रहे थे, हम ठीक जा रहे थे, हमें इशू नहीं था। हमारा $1200 मिलियन का पर मंथ फर्क था इनसे, $1200 मिलियन का पर मंथ फर्क था। और टैक्स कलेक्शन बेहतर थी, हमारे पास 10.7% पे GDP ग्रो कर रहा, कम कर रहे थे, हम बढ़ा नहीं रहे थे। हमें IMF पर जाने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, $500 मिलियन आपके पास महाना कम हो रहा है तो उसके लिए तो आपका IMF में तो आप ही गए, आप ही के मुआहदे को तो चला रहे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि फर्दर हमें जाने की जरूरत नहीं थी, हमारा प्लान भी ये था। हमारा फर्दर जाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, नहीं थी, ठीक। हमारा टोटल लास्ट ही $500 मिलियन था। $500 मिलियन तो हम थोड़ी सी चंद आप कह लें जो आप यू कैन से चंद लग्जरीज को इंपोर्ट करना बंद कर देते, हमारा $500 मिलियन कंपनसेट होता था। सही है, क्यों नहीं था हमारा? सो हम हमारी मतलब हमारा कंपैरिजन करना बनता ही नहीं। ठीक हो गया, चले आपका ये जो पॉइंट है ना ये आ गया है, ये सुन भी लिया है हमने, लेकिन जाहिर है जो रियलिटी से भी बात करना बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका जमशेद इकबाल चीमा साहब, और हमारे साथ शौकत प्राचा साहब मौजूद थे। वेलकम बैक नाजरीन। और रूस यूक्रेन जंग के जो असरात पूरी दुनिया में पड़ रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना है कि रूस और यूक्रेन की जो जंग है वो ग़िज़ाई अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही है। 40 करोड़ अफराद हैं जिन्होंने गुज़िश्ता बरस यूक्रेनी अजनास से अपना पेट भरा था। अब करोड़ों अफराद ऐसे हैं जिनकी ग़ज़ा की अदम फराहमी का वो शिकार हैं। और ज़ाहिर है रूस और यूक्रेन जंग से जो महंगाई है पूरी दुनिया में
वो बढ़ रही है। हम देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों का असर जो पाकिस्तान पर ही पड़ा है, और पाकिस्तान में एकदम से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी, जिसका असर दीगर चीज़ों की कीमतों पर पड़ा है। अब अक़वाम मुत्तहिदा ये कह रहा है कि फौरी तौर पर हमें रूस और यूक्रेन की जंग को रोकना होगा। इसमें जो अमेरिका का किरदार है और तमाम यूरोपीय यूनियन का, वो अब किस तरह देखेंगे, क्योंकि खबर ये भी है कि अमेरिका खुद भी ये चाहता है कि जंग रोक दी जाए। इसी पर हम बात करेंगे। ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर हैं शाहिद अमीन साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। शाहिद अमीन साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जब हम बात करते हैं कि किसी भी मुल्क में जब जंग होती है तो उसका असर पूरी दुनिया में पड़ता है। ये रूस और यूक्रेन की जंग, जिसमें ज़ाहिर नुकसान ही नुकसान हो रहा है और जिसका असर पूरी दुनिया पे एक महंगाई की सूरत में पड़ रहा है। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने यह कह दिया है कि जंग को फौरी रोका जाए। आप क्या समझते हैं कि वाकई अमेरिका जो है वो अब ये चाहता है खुद अंदर से कि जंग बंदी हो जानी चाहिए? मेरे ख्याल में इस वक्त वाकई यूक्रेन की जंग का सारी दुनिया पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, जिनमें हमारा मुल्क पाकिस्तान भी शामिल है, क्योंकि यूक्रेन भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है गंदम का, वीट का। रूस भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। रूस इसके अलावा गैस और ऑयल का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो उस पर कुछ पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। यूक्रेन की ज़ाहिर है हालात ठीक नहीं है, इसकी वजह से दुनिया में मार्केट प्राइसेस पर चढ़ रही हैं, बल्कि गैस इसकी कमी हो रही है, स्कैर्सिटी भी हो गई है। हमारी सारे दुनिया के लिए बेहतर है कि जंग खत्म हो जाए, लेकिन आपने जो जिक्र किया हालात असल में ये है कि रूस जो है जी इसने वहाँ जाजियत की है, और यूक्रेन के जो बाद इलाके हैं जहाँ पे रूसी ज़बान बोली जाती है, रशिया के बॉर्डर से मिले हुए हैं, तो उन इलाकों पे रूस का एक उनका फौजी कब्जा हो गया है। और इसी सिलसिले में जंग जारी है कि यूक्रेन चाहता है कि इलाकों को दोबारा आज़ाद करा के यूक्रेन की सॉवरेनिटी को बहाल किया जाए। यकीनन यूक्रेन को बहुत बड़े पैमाने पे असलाह वेस्ट से, अमेरिका से, यूरोप से मिल रहा है। जी हाँ, वो अगर किसी में डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये कि यूक्रेन के उनका असलाह देके वो एक लिहाज से कामयाब हो गए हैं कि कम से कम जंग में रूस की पेशरफ्त तो उन्होंने रोक दी है। एक किस्म का स्टेट डेवलप हो गया है, और अब जंग को 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और कोई आसार नजर नहीं आता कि फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। तो गोया दुनिया के सामने एक नहायत ही अननेसेसरी, ये कहते हैं ना कि दिस इज द रॉन्ग वॉर इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। बिल्कुल दुनिया का इस पे मनफी असर पड़ रहे हैं, और चाहिए तो यही कि इंटरनेशनल कम्युनिटी सिलसिले में मिलके कोई ठोस कदम उठाए ताकि जंग खत्म हो। ना सिर्फ ये बल्कि शाहिद अमीन साहब, ज़ाहिर जिस तरीके से मैंने भी कहा, आप भी इस बात पे कह रहे हैं कि बिल्कुल ये बात है कि पूरी दुनिया की मईशत पर बड़ा बहरानी कैफियत तारी हो गई है इस जंग की वजह से। अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना है कि जी जंगबंदी हो, और फिर ख़ास तौर पे जो दीगर ममालिक हैं जो अपना किरदार इसमें अदा कर रहे हैं कि जंगबंदी होनी चाहिए। जिन ममालिक ने मदद की ज़ाहिर यूक्रेन की और अभी तक कर रहे हैं, क्या उनको इस बात का इदराक हो रहा है कि खुद उनके अपने मुल्क में इसके कितने असरात पड़ रहे हैं मईशत पर? जी बिल्कुल, जैसे यूरोप को भी नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि यूरोप जो है अब काफ़ी अरसे से रूस की गैस सप्लाईज के ऊपर उसका इन्हिसार है। वो अभी तक जारी तो हैं, लेकिन ये कि पहले के मुकाबले में उनमें कुछ कमी आई है और बाद जगह एक लिहाज ज़रूर भी गई है। और फिर खुद अमेरिका में इन्फ्लेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और पाकिस्तान और दीगर जो ममालिक है वहाँ का तो आपको अंदाज़ा है क्या क्या बुरे असरात हो रहे हैं। तो इसमें एक किस्म की तातुल इसलिए हैं कि ऐसे मौके पे असल रोल तो बनता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जो इसी काम के लिए बनाई गई है कि दुनिया में अमन व अमान कायम करे, जंग को रोके। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर तरीक़ाकार ये है कि जो 5 कंट्री बड़े ताकतें कहलाती हैं जिनके पास वीटो है, अगर इन सब में पाँचों में इत्तेफाक हो जाए अब तो सिक्योरिटी काउंसिल फाल हो जाती है। लेकिन एक तो इस वक्त हालत यह है कि रूस और चीन एक तरफ हैं और अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया दूसरी तरफ है। तो गोया कि कोई यूनानिमिटी नहीं है, और उसकी वजह से सिक्योरिटी काउंसिल जो है बिल्कुल पैरालाइज हो गई है, वो अपना फर्ज का अंजाम देने में नाकाम है। लेकिन बहरहाल इस बात अकल की दानिशमंदी यही है कि अमेरिका और रूस दोनों जो हैं हालात की नज़ाकत को समझें, और उसमें जो अना की बात है और जो नेशनल प्राइड की बात को छोड़ें। उनको भी नुकसान पहुंच रहा है, दुनिया को भी नुकसान पहुंच रहा है। और ये जो अना की जंग है, सॉरी टू कट यू अमीन साहब, जो अना की जंग है इसमें ज़ाहिर नुकसान तो सबका ही हो रहा है।
अगर हम देखें तो अमेरिका में कितनी महंगाई हो गई है, वहाँ पर लोग परेशान हैं इस बढ़ती हुई महंगाई से, क्योंकि हमारा फोकस है कि मईशत पर पूरी दुनिया की इस पर किस तरह से असरअंदाज हो रही है जंग, और ख़ास तौर पर रूस पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि इक्तिसादी पाबंदियाँ नहीं बल्कि इक्तिसादी जंग है जो रूस पर ये पाबंदी लगाई जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, रूस पे बहुत ही सख्त पाबंदियाँ लगाई गई हैं। राजधानी से पहले कोई नजदीकी मिलती है, लेकिन फिर भी रूस बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी मईशत है, तो वो यहाँ से बर्दाश्त तो कर रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि रूस को नुकसान पहुँच रहा है, यूरोप को नुकसान पहुँच रहा है, अमेरिका को नुकसान पहुँच रहा है। एक लिहाज से आपका परेशानियाँ हुआ है, सप्लाईज नहीं है, सस्ती मिल यूक्रेन के लोग बेचारे घुस रहे हैं जी, बताइए, बेचारे तो माली तौर पे जानी तौर पे हर लिहाज नुकसान हो रहा है। से कि बिल्कुल ये गलत जंग है जिसका कोई हासिल वसूल नहीं है, बल्कि नुकसान ही नुकसान है। सही कह रहे हैं आप। शाहिद अमीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का बहुत। साबिक सफ़ीर शाहिद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और रूस यूक्रेन जंग के जो असरात पूरी दुनिया में मुरतब हो रहे हैं उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस सर उठा रहा है और खासतौर पर पाकिस्तान में इसके केसेस में एकदम से इजाफा हुआ और कराची में हम देख रहे हैं कि लोग जिस तरह की बदएहतियाती कर रहे हैं, ना आपको अब कहीं मास्क नज़र आता है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना किसी किस्म की एहतियात है। क्या हम कोरोना वायरस से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गए थे इसलिए इस तरह के इकदाम किए गए? इसकी वजूहात क्या हैं? क्यों ये केसेस एकदम से बढ़ना शुरू हुए हैं? क्योंकि बूस्टर डोज भी काफ़ी सारे लोगों को लग चुकी है। इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर सईद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सईद साहब, हमने देखा कि 24 घंटों में जो कोरोना के तकरीबन 11,212 टेस्ट किए गए, जिसमें से 171 अफराद ऐसे थे जिनमें वायरस की तस्दीक हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि कोरोना क्या फिर बढ़ रहा है? जो डोज लगाई हैं, बूस्टर डोज, क्या वो कारगर साबित नहीं हो रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। दो बड़ी वजूहात है इस नंबर्स के बढ़ने के। एक तो नया वेरिएंट है जो ओमिक्रॉन की सब वेरिएंट जिसको हम कहते हैं BA.5 और 4, तो इस नए वेरिएंट के आने की वजह से पूरी दुनिया में केसेस बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान में भी रिसेंटली इस वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और दूसरी बड़ी वजह आपने बताई कि हम कोरोना को भूल चुके थे, कि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में कोरोना है नहीं, ना कोई SOPs है, ना कोई लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये दो बड़ी वजूहात है। लेकिन जो नया वेरिएंट है ये काफ़ी खदशे का सबब बन सकता है, क्योंकि ये नंबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में बिलखुसूस, और पाकिस्तान में जिस तरह अभी नंबर्स बढ़ रहे हैं इससे अंदाज़ा होता है कि नए आने वाले दिन में ये नंबर्स बढ़ सकते हैं। और अभी ये रिपोर्टेड केसेस की हम बात कर रहे हैं, जो सही केसेस हैं वो इससे कई गुना ज़्यादा है जो अभी लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं, और जो लोग अगर टेस्ट करा लें बैठ जाएँ तो ये नंबर्स मज़ीद बढ़ सकते हैं। जी और अच्छा, ये बात क्विकली बता दीजिएगा कि इकदाम क्या करने होंगे हुकूमत को, इस पर क्विकली सर बताइएगा। हुकूमत को चाहिए कि क्योंकि ये ज़्यादातर जो नए वेरिएंट है ये बाहर से आते हैं, जो ट्रेवलर्स है अपने साथ लेके आते हैं, तो ज़रूरत इस अमर की है कि एयरपोर्ट्स पे और आने वाले जो मुसाफिर हैं इनको बाकायदा स्क्रीनिंग की जाए। करंटली इस तरह की स्क्रीनिंग मेरे नज़र नहीं आ रही है, हमें स्क्रीनिंग ना PCR टेस्ट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शर्त खत्म कर दी गई है, ये इक़दाम दोबारा से करने होंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सईद खान मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, फिर वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जो प्री मानसून बारिशें हैं उनका आगाज़ हो चुका है। कराची में भी 20 से 21 जून से बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, लेकिन कराची तेज़ तो क्या हल्की बारिश कभी मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये कराची की सड़कें जो हैं वो टूटी फूटी हैं, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, कई तरक्याती काम हैं जो कि ज़ेर इल्तिवा हैं, जिसकी वजह से कराची के शहरी पहले ही खौफ का शिकार हो गए हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कराची में तेज़ बारिश हो गई तो फिर ये कराची डूब जाएगा। हमेशा की तरह जब यहाँ पर 1 घंटे की बारिश हो जाती है तो कराची में आप अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, रोडों पे सफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो रोडों का हाल है वो बेइंतहा बुरा है। और जो इंतज़ामी नाअहली है, ना कोई तैयारी की जाती है मानसून से पहले, ना नालों की सफाई की जाती है, बल्कि हम तो ये देखते हैं कि जैसे ही बारिश का सीज़न करीब आता है
तो उसी वक्त तरक्याती काम जो है वो शुरू कर दिए जाते हैं। उसी वक्त पानी की लाइनें डालने के लिए सड़क को खोद दिया जाता है, नालों की सफाई उसी वक्त शुरू की जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है मलीर काला बोर्ड से लेकर खोखरा पार, जहाँ पानी की लाइन डालने के लिए खुदाई की गई थी सड़क की, इस पर कोई काम अभी तक नहीं हुआ है, बल्कि जो ट्रैफिक जैम का ये बाइस बनते हैं। जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह टूटी फूटी और खुदी हुई सड़कें हैं, जो कि ज़ाहिर लोगों के लिए तो वबाल जान है ही, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर तेज़ बारिश होती है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये इंसानी जान के लिए भी बड़ा खतरा है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अब्दुल हसीब साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा ये खोखरा पार से जो मलीर तक ये सड़क जा रही है, ये कब से खुदी हुई है और इस पर काम क्यों नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, कराची शहर की बदकिस्मती रही है कि यहाँ पर जो इंतज़ामी नाअहली के बाइस तरक्याती मंसूबे शुरू नहीं होते, और अगर कहीं शुरू हो जाएँ तो वो इंतहाई ताख़ीर का शिकार होते हैं, और वो शहरियों के लिए भी जो है वो बाइस ज़हमत बन जाते हैं। मलीर काला बोर्ड से लेकर लियाकत मार्केट और आगे अंदरूनी इलाकों तक जो है वो एक तरक्याती मंसूबा शुरू किया गया था। तकरीबन 2 हफ्ते का वक्त गुजर गया है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो खोदी गई सड़क थी वो जूं की तूं है, और लोगों को आमदरफ्त के लिए खासा मुश्किल का सामना करना पड़ा है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि मानसून का मौसम भी शुरू हुआ चाहता है। मानसून के मौसम में जो है वो मंसूबा शुरू किया गया, और नतीजा इसका ये निकल सकता है कि जब इन गढ़ों में पानी भरेगा तो 8 से 10 फुट ये गहरे गढ़ हैं, तो ये भी एक नए हादसे को जो है वो सबब बन सकता है। क्या कहेंगे, 10 दिन 12 दिन हो गए हैं ये गढ़े जूं के तूं हैं? ये 12 दिन हो गए हैं भाई, ये बंद नहीं कर रहे हैं। ये पैप डाल दिया, पैप डालने के बावजूद भी इन्होंने बंद नहीं किया है लोगों के। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल हसीब खान। ये हमें बता रहे हैं मलीर काला बोर्ड से लेके खोखरा पार और याख्ताबाद ये पूरी सड़क है जो खुदी हुई है, और बारिश होती है तो फिर आपके सामने है कि इसका हाल क्या होगा। इसी के साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।